और उसी राजनीति के तहत नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर वो खड़े थे। साथ में तेजस्वी यादव हो, मांझी जी हो या मुकेश सहनी हो। ये साबित करता है कि नीतीश जब एक बड़े समाज की बात करेंगे तो उनका दायरा बढ़ जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें तो मुकेश सहनी लाख वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि संजय निषाद पहले से वहाँ है, और ये संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या कोई हो, ओम प्रकाश राजभर ही क्यों ना हो, ये सभी लोग अगर भाजपा चाहती है तो स्लीपर सेल भाजपा के बन जाते हैं, या भाजपा इनको अपने दुश्मन के खिलाफ यूज कर लेती है, सीधे दोस्ती नहीं करके। बिहार में आप देखिए, पप्पू यादव पर आरोप लग चुका है, एक समय मुकेश सहनी पर आरोप लगा था, एक समय ओवैसी पर आरोप लगा था, यहाँ तक कि बिहार के छोटे मोटे कई दल जो नए बनते हैं उन पर भी आरोप लग जाता है बनने से पहले। ये भाजपा की टीबी टीम है। भाजपा अगर सवर्णों के वोट बैंक को अपने पाले में रखती है तो वो हिंदू पोलराइजेशन कर पाती है। हिंदू पोलराइजेशन में लाख डिवाइड क्रिएट कर ले, अखिलेश हो, मायावती हो, ममता हो, लालू हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो, कोई, लेकिन ये वोट बैंक ड्राइव होता है सवर्णों के आसपास। और बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो जातिगत जनगणना होनी है इसमें फायदा भाजपा के खिलाफ खड़ी पार्टियों का होना है, लेकिन नीतीश तो भाजपा के साथ है। इसी की एक कड़ी का हिस्सा आप देखिए कि सवर्ण आयोग की घोषणा की जा रही है। सवर्ण आयोग आज नहीं तो कल इस देश में होने जा रहा है और ये भाजपा लागू करने जा रही है। कि सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी वक्त रिश्ता टूट सकता है, और जब टूटेगा तो नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा के पास बिहार में क्या बच जाएगा? अगर कायदे से देखें तो एक सवर्णों का वोट बैंक अगर उसे भी वो लुभा पाती है तो जो एक बड़ी तैयारी की जा रही है, चाहे टीएमसी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, साउथ की पार्टियां हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र क्या प्लान बना रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा में आपका स्वागत है, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक ही खबर को अलग अलग एंगल से समझने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जिसकी चीरफाड़ डॉक्टर साहब करेंगे। ये खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है और इसमें दिल्ली की राजनीति यानी केंद्र की राजनीति भी इन्वॉल्व है, कहें तो वहां से शुरू होकर बिहार में है। सीधे तौर पे समझें तो भाजपा ने सभी विपक्षी दलों का, जो विपक्षी दल बाकी तमाम ओबीसी, एसटी, एससी वर्ग की राजनीति करते हैं, उसका काट ढूंढ लिया है। ये काट भाजपा का जो मूल वोटर है, बताया जाता है कि सवर्ण भाजपा का मूल वोटर है, उसके माध्यम से काट ढूंढा गया है। सवर्ण आयोग की बातें लगातार की जाती रही हैं। कई आयोग हैं देश में। पिछले दिनों बिहार के चिराग पासवान यानी बिहार से एमपी हैं, उन्होंने युवा आयोग की भी मांग की थी। सवर्ण आयोग की बातें चलती हैं, 10% आरक्षण की बातें भी चलती हैं। इसी क्रम में सवर्ण आयोग को लेकर क्या बातें हैं, किस प्रकार से काट ढूंढा गया है, इसकी चीरफाड़ होगी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सवर्ण आयोग के जरिए किस प्रकार से काट ढूंढा गया है। देखिए, एक बात यहाँ पहले ही मैं बोल देना चाहूँगा कि जब हम कहेंगे कि सवर्ण आयोग काट है नीतीश लालू का, तो कई लोगों मतलब कई क्या लगभग सभी लोगों को लगेगा कि संभव ही नहीं है। संभव कैसे है वो बताने के लिए ही आए हैं हम, इसलिए शुरू में ही कुछ बातें क्लियर कर देना जरूरी है। भाजपा अगर सवर्णों के वोट बैंक को अपने पाले में रखती है तो वो हिंदू पोलराइजेशन कर पाती है। हिंदू पोलराइजेशन में लाख डिवाइड क्रिएट कर ले, अखिलेश हो, मायावती हो, ममता हो, लालू हो, तेजस्वी हो, नीतीश हो, कोई, लेकिन ये वोट बैंक ड्राइव होता है सवर्णों के आसपास ही। और चाहे उत्तर प्रदेश का आप घटना देख लीजिए, आप ही कहने वाले हैं, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भीड़ भाजपा की रैली में नहीं है लेकिन सरकार भाजपा की बन जाती है। बिहार में ही देखिए क्यों बन जाती है? क्योंकि भाजपा के पास स्लीपर सेल्स है। स्लीपर सेल्स कौन कौन से होते हैं? अपना दल है उत्तर प्रदेश में, सोनेलाल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है कौन से वोट बैंक को साधती है? लवकुश को। आप वहीं पर जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसानों का एक जो जत्था था, टिकैत खड़े हुए हैं। टिकैत के बाद आपने देखा कि उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उस आंदोलन के कई लोग भाजपा की तरफ सटते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वहां भी फील्डिंग पीछे से हो रही है। आप अक्सर सुनते हैं कि ओवैसी के बारे में कहा जाता है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। आप अक्सर सुनते हैं कि अगर किसी से भाजपा की सीधी लड़ाई होती है तो उसके बगल वाले को भाजपा उसके खिलाफ कर देती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें तो मुकेश सहनी लाख वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि संजय निषाद पहले से वहाँ है, और ये संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो या कोई हो,
ओम प्रकाश राजभर ही क्यों ना हो, ये सभी लोग अगर भाजपा चाहती है तो स्लीपर सेल भाजपा के बन जाते हैं, या भाजपा इनको अपने दुश्मन के खिलाफ यूज कर लेती है सीधे दोस्ती नहीं करके। जी बिहार में आप देखिए पप्पू पर यादव पर आरोप लग चुका है, एक समय मुकेश सहनी पर आरोप लगा था, एक समय ओवैसी पर आरोप लगा था, यहाँ तक कि बिहार के छोटे मोटे कई दल जो नए बनते हैं उन पे भी आरोप लग जाता है बनने से पहले कि भाजपा की टीम है। तो भाजपा ने क्या किया है, बिहार में सवर्णों का वोट बैंक भाजपा अपने तरफ करने की कोशिश लगातार करती रहती है। साथ में कौन आता है, कभी चिराग पासवान को ले लेगी, कभी मांझी जी को ले लेगी, कभी मुकेश सहनी को ले लेगी। यानी मुकेश सहनी को लेने का मतलब ये नहीं है कि 100% वोट डिलीवरी हो जाएगी, मांझी को लेने का मतलब 100% वोट डिलीवरी हो जाएगी नहीं है, लेकिन अगर उसका आधा हिस्सा भी हो जाता है तो जीत हार के फैसले में आधा हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तो मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं वापस उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। सवर्ण आयोग इस देश में बहुत दिनों से चर्चा में रहा है। 2010 के बाद इसकी चर्चा और तेज हो गई थी। भाजपा ने इशारा किया था कि 10% हम आरक्षण देने जा रहे हैं सवर्णों को, जबरदस्त विरोध हुआ था। तभी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो गया था कि भाजपा कोई बड़ी तैयारी में है। और आपको याद होगा जब पिछली बार हम आप बैठे थे आरक्षण के एक एपिसोड में यहाँ, तो आपको याद होगा मैं कह रहा था भाजपा आरक्षण खत्म करने की ओर बढ़ रही है और किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और यही कहीं ना कहीं अब होने जा रहा है। इसी की एक कड़ी का हिस्सा आप देखिए कि सवर्ण आयोग की घोषणा की जा रही है। सवर्ण आयोग आज नहीं तो कल इस देश में होने जा रहा है और ये भाजपा लागू करने जा रही है। सवर्ण आयोग से मुझे याद आता है बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में 2011 में ही सवर्ण आयोग का निर्माण हो गया था, लेकिन कालांतर में कई हमने देखा सरकारें आई गई, नीतीश अलग अलग फॉर्म में आए, लेकिन उस आयोग की सिफारिशों को कहीं ढंग से यूज नहीं कर पाया गया। क्या है पूरा मामला वो बताते हैं। सवर्ण आयोग जो है उसे सवर्णों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में गठित किया गया था। इस आयोग ने सरकार को सिफारिशें जो दी, उन सिफारिशों को सार्वजनिक सरकार नहीं कर पाए क्योंकि आयोग के पास इन सिफारिशों को लागू करने के लिए मौजूदा व्यवस्था नहीं थी। और एक बड़ी बात क्या थी, सरकार ने सवर्ण आयोग बना तो दिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसके लिए संविधान में संशोधन करना और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी होता, जो कि नहीं हो पाया था। यानी समझिए जो काम नीतीश कुमार करने गए थे, उन्हें कहीं ना कहीं सवर्णों का एक बड़ा वोट बैंक उन्हें दिख रहा था। आज भी नीतीश कुमार के आसपास देखिए बड़े सवर्णों की संख्या है नेताओं की, लेकिन उस वोट बैंक को नीतीश साधने गए तो उन्हें उस बीच में 9वीं अनुसूची दिखी, तो नीतीश ने उस वोट बैंक को छोड़ दिया। और फिर उन्होंने आगे बढ़कर ऑनलाइन जो वोट बैंक हम देखा कि कैसे नीतीश कुमार जब सेकुलर नीतीश हुए थे तो उन्होंने अखिलेश समाज के लोगों को बहुत फायदा पहुंचाया था। आज भी एक रोमांटिक इंटरेस्ट में कहूँगा, पॉलिटिकल रोमांटिक इंटरेस्ट उस समाज के नीतीश के प्रति है। क्योंकि भाजपा वहाँ है तो भाजपा की वजह से वो सट नहीं पाते हैं। लेकिन इन सब कारणों से एक बात समझ में आता है कि नीतीश कुमार वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और अब बड़ी बात यह है कि चूंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि सवर्णों को घेरने और मेढक तोलने वाला बात बराबर होता है, तो ये ना करके हम क्यों ना लवकुश राजनीति की तरफ बढ़े, हम क्यों ना ओबीसी की एक मुफ्त जो वोट बैंक है 70% के आसपास देश में, उसकी राजनीति करें। और उसी राजनीति के तहत नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर वो खड़े थे, साथ में तेजस्वी यादव हो, मांझी जी हो या मुकेश सहनी हो। ये साबित करता है कि नीतीश जब एक बड़े समाज की बात करेंगे तो उनका दायरा बढ़ जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार की बात छोड़ देते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएगा। बिहार में भी वोट बैंक बहुत बड़ा है। लालू यादव 15 साल किए, 15 साल नीतीश कुमार किए हैं। नीतीश का तो वोट बैंक भी कम है अपना, फिर भी वो उस दायरे को बढ़ा रहे हैं। उसी वोट बैंक जो 4% नीतीश का बार बार कहते हैं, उसको बढ़ाकर वो पूरा ओबीसी करना चाहते हैं। और इसीलिए सवर्ण, माफ कीजिए सवर्ण बोल रहा हूँ मैं, जो जातिगत जनगणना है उसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी अग्रेसिव हैं और नीतीश कुमार इसको लेकर पीछे नहीं हटने वाले हैं। भाजपा भी बेचैन हो जाती है जब नीतीश कुमार साथ बात करते हैं जातिगत जनगणना की। और बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जो जातिगत जनगणना होनी है, इसमें फायदा भाजपा के खिलाफ खड़ी पार्टियों का होना है, लेकिन नीतीश तो भाजपा के साथ है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है? जी, एक और बात इसमें अगर हम जोड़ना चाहें तो कई पार्टियां हैं बिहार में जो सवर्ण प्रकोष्ठ का गठन कर चुकी हैं जी, उनका क्या होगा? नीतीश कुमार ने भी किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक नीतीश भाजपा के साथ हैं तब तक तो ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तब तक नीतीश अपने मनसा में सफल नहीं हो पाएंगे ना। और भाजपा अगर सवर्ण आयोग लाती है तो नीतीश कुमार इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेंगे? बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये तभी हो सकता है जब नीतीश और भाजपा दोनों अलग हो।
हम हालांकि ये प्रूव करने नहीं आए। सवर्ण आयोग को लेकर, सवर्ण आरक्षण को लेकर बहुत सारी बातें हुई थी, उनमें एक हिस्टोरिकल रेफरेंसेस कुछ है, मैं देना चाहूँगा, यहाँ बहुत जरूरी है। 2011 में बिहार में नीतीश कुमार ने हिंदू और मुस्लिम की सवर्ण जातियों के शैक्षिक व आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए सवर्ण आयोग बनाया था जी। इस सवर्ण आयोग ने बहुत प्रयास किया, काम किया। 38 जिलों में से 20 जिलों में ऊंची जातियों की शैक्षणिक व आर्थिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया। आयोग ने हिंदू में ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ जातियों का तथा मुसलमान में शेख, सैयद और पठान शैक्षणिक व आर्थिक हालतों का जायजा लिया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सवर्ण के आर्थिक हालात खराब हैं जी। इस रिपोर्ट का जो जनरल कंसेंसस है 38 में से 20 जिला का, वो ये आया कि इनकी हालत खराब है सवर्णों की। कैसे खराब है वो जान लीजिए। 2011 में प्रदेश सरकार के आयोग की रिपोर्ट के बाद घोषणा की थी कि सालाना 1.5 लाख रुपए से कम आमदनी वाले सवर्ण जाति के परिवार को बच्चों को प्रथम श्रेणी 10वीं पास करने पर उन्हें 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के बच्चों की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की गई थी जी। लेकिन ये सब कुछ ठंडे बस्ते में है, क्योंकि इन 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है और इसको लेकर दबाव केंद्र सरकार पर नीतीश नहीं बना पाए। अब नीतीश का इस वोट बैंक से इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इस स्कीम पर नीतीश कुमार अब इंटरेस्टेड नहीं है। अब भाजपा इसे अपने हिसाब से लेकर आ रही है। आप देखिए, नल जल योजना हो या नीतीश कुमार की कोई भी महत्वाकांक्षी योजना, सबको केंद्र सरकार अडॉप्ट कर ले रही है। लेकिन बिहार में वही भाजपा के नेता उसकी बुराई और उसका भद पीटने में लगे रहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, आखिर इस रिपोर्ट के बाद क्या आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों के साथ क्या किया गया, ये भी जान लीजिए। अगड़ी जातियों की बड़ी आबादी को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ये उस रिपोर्ट में आया था। खास बात क्या है कि अगड़ी जातियों में काम करने वाले कुल आबादी की 25% जनसंख्या रोजगार और आर्थिक तंगी की चपेट में है। रोजगार नहीं है उनके पास। और इससे भी बड़ी बात कि बेरोजगारी भूमिहारों में सबसे ज्यादा है। भूमिहार समाज में जाति के औसतन 11.8% लोगों के पास रोजगार नहीं है। यानी भूमिहार जाति के 11% जो युवा हैं वो बेरोजगार है। यानी इसको लेकर केंद्र सरकार कोई अगर स्कीम बनाती है, ये तो बिहार के आंकड़े हैं, और अगर इन आंकड़ों पर काम किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो ये आंकड़े बढ़ेंगे जी। और ऐसी स्थिति में जब कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, देखिए भाजपा खुद जातिगत जनगणना नहीं करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो राज्यों को नहीं रोक सकती है। तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, अगर वो खुद करना चाहेगा तो उसे करने देने की इच्छा को पे रोक नहीं लगा सकते हैं वो। और ऐसी स्थिति में सवर्ण जाति का 56.3% हिस्सा तनख्वाह व मजदूरी पर निर्भर है। ग्रामीण इलाकों में हिंदू सवर्णों की 34% जनसंख्या के पास कोई नियमित आमदनी नहीं है जी। और ये देखिए कितना बढ़ जाता है। जब मुस्लिम सवर्णों की बात आती है तो 58% के पास कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है जी परमानेंट। यानी जो सरकार की स्कीम्स है, मनरेगा या जो भी अलग अलग व्यवस्था की गई है, मुद्रा योजना, इन सब का लाभ इस समाज तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा है। इसे दायरे को बढ़ाने के लिए, और देखिए जब हम सवर्णों की बात करते हैं तो एक बड़ी बात हमेशा हो जाती है कि सवर्णों को केवल हिंदू जाति से जोड़ के देख लिया जाता है, ब्राह्मण भूमिहार से जोड़ के देख लिया जाता है। लेकिन ब्राह्मण भूमिहार के अलावा कायस्थ और राजपूत और जातियां इसमें हैं। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि मुसलमानों की भी सैयद, शेख, पठान जो जातियां हैं उनको भी इसमें जुड़ा जाता है। और इसके लिए कम्युनिटी एक नहीं, एक लाठी से दो शिकार करने की बात चल रही है। भाजपा चाहती है कि जो जातिगत जनगणना बिहार कराएगा या कोई राज्य कराएगा वो उन जातियों को ऑब्वियसली उनको फेवर करेगा। नीतीश कुमार कितनी ओबीसी के लिए जन कल्याणकारी की स्कीम चला रहे हैं आपको अच्छे से पता है। हर राज्य में +2 विद्यालय महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए खोज रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। तो इन सब चीज़ों को नीतीश कुमार कर रहे हैं तो केंद्र सरकार इसके खिलाफ कुछ तो करेगी, उसे भी तो वोट लेना है। आज नीतीश कुमार और भाजपा के सामने परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी भी वक्त रिश्ता टूट सकता है। और जब टूटेगा तो नीतीश कुमार के खिलाफ भाजपा के पास बिहार में क्या बच जाएगा। अगर कायदे से देखें तो एक सवर्णों का वोट बैंक, अगर उसे भी वो लुभा पाती है तो लुभाने के लिए आपको स्कीम्स बनानी पड़ेंगी ना। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने ये उपाय कर दिया है कि आपको ओबीसी करना है कीजिए, हम आपको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम सवर्णों को एक साथ करके खींच के इधर ले आएंगे ताकि जो एक्चुअल पोलराइजेशन जैसे इस देश में होता है वो सवर्णों के आसपास होता है। मैं एक बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सच्चाई है कि अगर एक सवर्ण वोट बैंक या एक सवर्ण परिवार किसी गांव में होता है, उसे अगर आप इन्फ्लुएंस कर पाता है कोई नेता, तो वो साथ में 10-15 जो आश्रित परिवार है उनको भी इन्फ्लुएंस कर लेता है। ब्राह्मण जाति और जो भूमिहार और जो अन्य जातियां हैं सवर्णों की, इनके आसपास भी कई जातियां हैं, ओबीसी की जातियां हैं, वो भी साथ जुड़ जाती हैं। और इसकी वजह से यादवों का एक अच्छा खासा वोट बैंक साथ हो जाता है। तो इसकी वजह से भाजपा को ये दिख रहा है
कि अगर हम इस तरफ काम करते हैं तो हमें फायदा होगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो ऐसे भी गोलबंदी होने जा रही है। आप देख रहे हैं 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक बड़ी तैयारी की जा रही है, चाहे टीएमसी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, साउथ की पार्टियां हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र क्या प्लान बना रहे हैं। षड्यंत्र को कहेंगे भाई, अपनी राजनीतिक उनकी महत्वाकांक्षा है, पूरी कर सकते हैं, तो वो प्लान बना रहे हैं और उस प्लान से भाजपा डरी हुई है। नीतीश कुमार भी अगर छटक जाते हैं भाजपा से तो आप समझ लीजिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। मुंबई हाथ से निकल गया, दिल्ली हाथ से निकल गया, कलकत्ता हाथ से निकल गया, राजस्थान की स्थिति डामाडोल है। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, अभी से ही डर गए हैं उत्तर प्रदेश के लोग, अभी से ही भाजपा के लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो ऐसे में सवर्ण आयोग लाकर भाजपा कहीं ना कहीं उस डैमेज को कंट्रोल करना चाहती है जो ये पार्टियां आरक्षण के नाम पर या फिर जातिगत जनगणना के नाम पर लाना चाहती हैं। जी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं और जो योजना आने वाली है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आने वाले दिनों में एक तीर से दो निशाना, यानी हिंदू जाति में जो सवर्ण है उसका पोलराइजेशन और मुस्लिमों में जो शेख सैयद पठान है, यानी मुस्लिमों का कहा जाता है तो ये माना जाता है कि वो सभी अति पिछड़ा समाज में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सवर्ण है, कुछ जातीय सवर्ण है जो भाजपा को वोट नहीं करती है, लेकिन इस माध्यम से, इस आयोग के माध्यम से आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो भाजपा की तरफ पोलराइज हो और सवर्णों का जो वोट बैंक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी साधने की कोशिश की। सभी पार्टियों ने, बिहार के लगभग 3 से 4 पार्टियों ने सवर्ण जो बोलते हैं उसको सवर्ण प्रकोष्ठ बनाया और उसमें सवर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी और चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। लेकिन ये वही बिहारी कई पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष सवर्ण है जी, देखिए, और ये वहीं तक रहकर सीमित हो गया। लेकिन वोट बैंक की जब बात आती है तो एक बड़ा प्लान बनाया जा रहा है, यूं कहें तो 24 और 25 में दो जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर इस आयोग की गठन की बातें की जा रही है, वोट पोलराइजेशन की बातें की जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं, नरेंद्र मोदी भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ओबीसी वर्ग और ओबीसी वर्ग के बीच जो टक्कर होगी, ऐसे में भाजपा को सवर्ण आयोग के द्वारा बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब टक्कर समान होगी, टक्कर बराबर की होगी, तो उसमें अदर जातियों का जो वोट बैंक होगा काफी निर्णायक होगा और भाजपा उस प्लान को लेकर इस आयोग की बातें कर रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि 24 और 25 के चुनाव को लेकर जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं उस रणनीति में भाजपा कितनी कामयाब हो पाती है और बाकी अन्य दल जो अपनी रणनीति के हिसाब से कार्य कर रहे हैं उनकी रणनीति कितनी हद तक कामयाब हो पाती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बन रही है हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।